सो लेट मी फर्स्ट। आप लोग एम ऑडिबल? आवाज आ रही है? चलो, अब मुझे ये बताओ जल्दी से। मॉर्निंग में मैंने आप इंग्लिश मीडियम में एंड हिंदी मीडियम दोनों को ऐसे के पर्पज से एक फ्लो चार्ट वगैरह बना के भेजा था। वैभव जी, मिसबा जी, गुड इवनिंग। तो देखा भी है उसे। करंट अफेयर 2 पेजेस में कर दिया। ठीक है, कंटेंट उतना ही है, बस थोड़ा सा उसको 2 से 3 पेज, 1 पेज और कम हो जाएगा थोड़ा सा। इसी मॉडल पे है। जैसे ये करंट अफेयर है, मंथली मैगजीन, डेली अफेयर। ठीक है, देखा है। तो थोड़ा सा उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा ये कर दो, बता दो मुझे। ठीक है, क्या है? ऑडियो? ऑडियो नहीं आ रही आवाज? एम आई ऑडिबल और नॉट? आवाज तो जा रही है शायद, आई थिंक। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ऑडिबल है। एजी वक्त आ रही है। ओके मिसबा जी, एक बार री लॉगिन कर लो। चलो, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग डिटेल में मुझे थोड़ा, कैसे एक थॉट प्रोसेस क्या होगा किसी भी टॉपिक को लेकर, उसका एक चार्ट, नीचे आपको फ्लो चार्ट मिल गया, और कैसे आप इसको स्ट्रक्चर वे में आप कैसे बात कर सकते हैं, अपने थॉट्स को डेवलप कर सकते हो, ये सब चीजें बताई है मैंने। तो 1-2 बार पढ़ना, कोशिश करूंगा कि ये मिल जाए। ठीक है आप लोगों को? चलो, नाउ यहाँ से स्टार्ट करना था हमें। इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन नेपाल। नेपाल में जो पीएम का जो इलेक्शन हुआ है, बेसिकली चौथी बार ये बने हैं। कितनी बार? कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली। ठीक है, ये ओथ लिए हैं। ठीक है, 2008 में वहां पे मोनार्की जो था वो खत्म हो गया, और 2008 के बाद से अब तक 14 जो है अलग अलग गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो गई है। यानी कुल मिला के अनस्टेबल है अभी भी। अभी भी वो अनस्टेबल ही चल रहा है। ठीक है, तो एज कंपेयर टू, जैसे इंडिया तो क्वासी फेडरल है। ठीक है, नेपाल में 2015 में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। तो काफी चीजें जो हैं वो सिमिलैरिटीज में भी हैं इंडिया और नेपाल में। तो ये सेकुलर भी है, स्टेट भी है, दोनों देशों में है, दोनों कंट्रीज में। फंडामेंटल राइट्स भी है, बाइकैमरल पार्लियामेंट है। सरकार के यानी गवर्नमेंट के जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे, औपचारिक होंगे। ठीक है, चलो। और जो एक्टिंग, बेसिकली जो पावर जो होगा, रियल पावर जो होगा, वो एग्जीक्यूटिव पावर होगा, वो प्रधानमंत्री के पास होगा, पीएम के पास। अफर्मेटिव एक्शन के लिए ये रिजर्वेशन का प्रोविजन यहाँ भी है। ठीक है, और भी चीजें हैं जैसे कि अडल्ट फ्रेंचाइजी है। ठीक है, मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी है। जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो जो वहां पे है, मतलब हम भारत में है, वो नेपाल में भी है। दोनों ही देशों के पास में क्या है, मतलब उनके जो कोर्ट्स है, हाई कोर्ट जो है, हाईएस्ट कोर्ट है। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट इंडिया में, तो वहां भी नेपाल का सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाईएस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसका है? जो भी लॉ इंडिया में बनता है, बेसिकली फॉर्म्ड होता है, उसको कौन करता है? उसको एक्सप्लेन कौन करेगा? इंटरप्रेट कौन करेगा?
सुप्रीम। ठीक है, विशु जी गुड इवनिंग। चलो, तो नेपाल में अभी क्या चल रहा है, बेसिकली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है। क्यों चल रही है, रीजन? तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, मिक्स्ड मल्टी पार्टी सिस्टम भी है। तो बहुत सारे, जैसे इंडिया में भी है, तो ये एक गठबंधन वाली जो सरकार होती है, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, कोलिशन गवर्नमेंट हमेशा कमजोर हो ऐसा नहीं है, लेकिन अब एक आदमी की नहीं चल रही है तो जाहिर सी बात है, या कोई सी एक पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मोदी जी को के लिए कहा जा रहा है कि भाई अब बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले सकते हो, लगाम लगेगी कहीं ना कहीं। और मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट रहता हूँ। जिस भी पार्टी को बनना चाहिए, फुल मेजोरिटी के साथ बनना चाहिए, चाहे वो मोदी जी बने या कोई और बने। ठीक है, चाहे वो राहुल गांधी ही बने, नो प्रॉब्लम, लेकिन फुल मेजोरिटी के साथ। जैसे आईएएस हो तो मिले, तो भैया आईएएस मिले, नहीं तो मालूम चला अलाइड मिल गया तो क्या होगा फिर से, वो मजा नहीं है, है ना। ताकि हम किसी को, अगर वो काम हमारा अच्छा नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, तो हम उसको अकाउंटेबल कर सके, रिस्पॉन्सिबल बना सके, है ना। चलो, तो बेसिकली होता क्या है, क्लियर मेजोरिटी, जो मल्टी पार्टी सिस्टम में क्लियर मेजोरिटी ये लाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, मिक्स्ड जो इलेक्टोरल सिस्टम है, मिश्रित चुनाव प्रणाली, जैसे कि नेपाल में क्या है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट ऑफ द सिस्टम, ये प्रेसिडेंट वाला, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, इसका उपयोग किया जाता है। भारत में क्या है, केवल ओनली फॉर ये रिलायंस सोनली ऑन द फर्स्ट पास्ट पोस्ट, यानी जिसमें, इसमें क्या होता है, मोहित कुमार, एक्स पार्टी को फिर जितना ज्यादा वोट मिल जाए, यानी अगर आपसे मुझे एक ज्यादा वोट मिल रहा है, सिंगल वोट ज्यादा मिल रहा है, तो मेरी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी। तो जिसको सबसे ज्यादा, यानी भले वो एक ही हो, एक वोट मुझे ज्यादा मिल जाए आपसे, गवर्नमेंट मैं बनाऊं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और क्या है इसमें, जैसे कि कई बार क्या होता है, छोटे छोटे जो दल हैं, अब इसमें खरीद फरोख्त हो जाती है, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इंडिया में तो 1952 वाला जो है, सॉरी 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ ले आया गया। अभी वहां पे ये नहीं, 1993 में 92 का बेसिकली अमेंडमेंट एक्ट था, वो लाया गया कि भाई जो आपका ये होगा, काउंसिल होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे, वो 15% इंडिया में, ये नॉट मोर देन 15%। और किसी भी कंडीशन में ये 12 से कम नहीं होगा, लेकिन 12 से कम, देखो यहाँ 12 नंबर है और यहाँ परसेंटेज है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है, तो बेसिकली अब क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छा नहीं बना पाया मैं, इसमें इंडिया कैसे 12 इन द स्टेट असेंबली, जी, मिनिमम 12 जो है वो स्टेट असेंबली के लिए है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था कि भाई कितने लोग, कितने ऐसे स्टेट हैं जहां पे 12 से भी कम है। ठीक है, चलो, कम नहीं हो सकते लेकिन फिर भी है। शॉर्ट नोट्स का क्या करूं, जी, चलो, मैं आप लोग अपना क्वेश्चंस जो है वो पुट अप करते रहो, मैं टॉपिक के बाद ही बात करूंगा, अभी थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेते हैं। जिसको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछते चलो। ठीक है, जॉट डाउन कर दो, लिख दो, मैं उसको अभी ले लूंगा। ठीक है, चलो, तो इसमें बेसिकली अब इंडिया का नेबर कंट्री है, यहाँ पे नेपाल है, तो ये अगर इंस्टेबिलिटी होगी तो इंडिया क्या ये अनस्टेबल हो सकता है, या अगर
इंडिया के फेवर में यहाँ पे जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है वो इंडिया के फेवर में नहीं है, तो क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है? जवाब बिल्कुल है हाँ। अगर ये यहाँ जो नेबर कंट्री है वो चाइना या एनिमी उसमें चले जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तो अभी तो सब चाइना की गोद में बैठ रहे हैं, राइट? तो ये भी एक कंसर्न है हमारा। तो इंडिया का कंसर्न क्या क्या है ना? फिर इंडिया के जो इंडियन ओरिजिन लोग हैं, क्योंकि नेपाल के बीच में और इंडिया के बीच में रिलेशन कैसा है, बॉर्डर स्टेट जो है बेसिकली वो खुले हुए हैं, पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब पासपोर्ट नेपाल का हो उनका अपना, लेकिन यहाँ पे आने के लिए वीजा नहीं चाहिए। सो अब प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पे कि भाई ठीक है आ रहे हैं, लेकिन यहाँ इंडियन ओरिजिन जो लोग हैं उसको दैट इज कॉल्ड मधेसी, मधेसी कहा जाता है। तो ये नेपाल का जो तराई वाला हिली एरिया जो है उसका जो वहां पे ज्यादा है, उनके साथ अच्छा रोटी बेटी का बिल्कुल रिलेशन है। यानी शादियां भी यहाँ नेपाल से में लोग शादी भी करते हैं, ठीक है, वहां से लड़कियां यहाँ भी आती हैं, अब तो हरियाणा तक आ रही हैं, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली इंडिया कैसे इफेक्ट हो रहा है, इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो कैसे हैम्पर हो रहा है, ये देखना था, ठीक है। तो ये आप होमवर्क कर लेना, बेसिकली इसको अच्छे से करना, ठीक है। दोनों हो जाएगा, दोनों का उपयोग करता है, तो केवल एफपीपीएस का ही यूज करता है ऐसा नहीं है, नेपाल दोनों का करता है। इंडिया सिर्फ जो है एफपीपीएस फर्स्ट पास्ट जो पोस्ट सिस्टम है उसका यूज करता है, ठीक है। तो क्या नाम है, मोहित कुमार, कौन कौन है क्लास में? चलो, शिवांगी जी हैं, शिवांगी जी फिर से गायब है, चलिए। हम्म, इंडिया भी तो दोनों करता है। एक सेकंड, एक सेकंड, किसी का क्वेश्चन था कुछ, राज का, ओके। सर शॉर्ट न्यूज को भी नोट डाउन करो, नोट डाउन नहीं करना है बॉस, आपको पढ़ के निकलना है क्वेश्चन देखकर, इसमें अब नोट डाउन जैसा करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो जो अननेसेसरी का अनवांटेड मेहनत मत करो, जो टाइम है वो अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में दे दो। यहाँ पे क्लास लेने से पहले आपको 5 to 10 पेजेस जो भी आपको ठीक लगे वो पढ़ के आ जाओ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, आप क्या कर सकते हो, एक चीज कर सकते हो, जैसे अगर मेंस का अगर आपको ये करना है तो आप ये पॉइंट्स जो हैं, ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स है, ये बुलेट पॉइंट्स में मैंने करके दे दिया है लगभग, ऑलमोस्ट है। यहाँ पे आप फोकस कर लो, इसको चाहो तो एक बार राइट डाउन कर सकते हो, तो इससे कम से कम एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि पॉइंट्स में, अगर पॉइंट्स पता है तो आप एक्सप्लेन कर ले जाओगे मेंस में। तो सारा जो खेला होता है बेसिकली पूरा जो गेम है वो डिपेंड किस पे करता है, इस पॉइंट्स पे, कि आपको पॉइंट्स याद कितने हैं और कितने वहां पे रिकॉल कर पा रहे हो। लंबी लंबी कहानियां कभी वहां याद नहीं आने वाली, काम नहीं आने वाली। तो कोई भी सब्जेक्ट में आपको ऐसे ही करना होगा। चलो, ठीक है, हाँ बिल्कुल। दो बच्चे अभी भी गायब हैं, एक मीनाक्षी जी एंड एक शिवांगी जी। चलिए, न्यूज इन शॉर्ट, कैबिनेट कमेटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट आपके प्री के पर्पस से होगा, आईएएस में रहेगा, ठीक है। अभी कैबिनेट जो कमेटी है वो कितनी है टोटल? 8 है अभी फिलहाल। इसको जो बेसिकली जो कंस्टिट्यूटेड अंडर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 का एक एक्ट है, ठीक है। तो ये विशेष क्षेत्र में निर्णय लेने की सुविधा देता है, यानी फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग ऑन स्पेसिफिक एरिया में। तो अपॉइंटमेंट हो, ठीक है, अकोमोडेशन हो,
इकोनॉमिक अफेयर हो, आर्थिक मामला, पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो, संसदीय मामला, पॉलिटिकल अफेयर हो, या फिर सिक्योरिटी हो, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ हो, और स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। ये इस पे तो अभी है, तो आप इसको थोड़ा सा, ये भी प्री के लिए जरूरी है। अब इसमें से यूपीएससी आपको कोई एक बीच में डाल देगा और कहेगा कौन सा नहीं है बताओ, यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली राजनीतिक मामलों या आर्थिक हो, या नियुक्तियों की जो भी अपॉइंटमेंट वगैरह हो रहा है, इकोनॉमिक्स अफेयर हो, कमेटी है और अपॉइंटमेंट्स कमेटी, वो चेयर कौन करते हैं? पीएम करते हैं, प्रधानमंत्री। जबकि संसदीय मामलों की समिति जो होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? गृह मंत्री। ये पीसीएस, यूपी पीसीएस के लिए भी कर सकते हो, आईएएस के लिए तो ये है ही। अब इसी स्टेटमेंट को क्या करेगा यूपीएससी? रिवर्स कर देगा। संसदीय मामलों के लिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जो चेयर करता है वो पीएम करता है, ये दे दिया। और जल्दी जल्दी आपको पढ़ने की आदत है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट। सावधानी हटी, खीर पूरी बटी, है ना? चलो, क्लियर है? क्योंकि आप यहाँ पे, मुझे पता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी लोगों को, अगर मतलब आपको पता भी है फिर उसके बाद भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये मिस्टेक हो जाएगा आपसे। मोहित कुमार, क्लियर है? चलो, नाम लेके पूछना पड़ेगा, सबका नाम लेना पड़ेगा मुझे। चलो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। ठीक है, हाल ही में अ, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि संवैधानिक नैतिकता भारत की विविधता के लिए आवश्यक है। ठीक है, अच्छी बात है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने स्टेटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी इज एसेंशियल टू इंडियाज डाइवर्सिटी। अब ये, अगर कोई, अब यहाँ थोड़ा सा होल्ड ऑन, विविधता के लिए, अगर इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है, राइट? अब उसके लिए ये भी जरूरी है, संवैधानिक नैतिकता भी जरूरी है। एक पॉइंट आपको मिल गया, क्यों? कौन कह रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कहाँ यूज कर सकते हो? एसए में, ये पॉइंट। जब भी आपको डाइवर्सिटी वाला एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन यूपीएससी हर, मतलब आपको ये कोई भी टॉपिक आए आप इसको लिख सकते हो, तो ये पॉइंट सभी, कोई भी ऐसे में आप कुछ भी ऐसे आ जाए, एक्स वाई जेड, आप ये पॉइंट डाल सकते हो। ये एवरग्रीन पॉइंट है। ठीक है, तो अलग से नोट कर लो, इस लाइन की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो, तो संवैधानिक नैतिकता मीन्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जो है, इन्वॉल्व होता है इसमें अडरेंस द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, इनेबलिंग द प्रैक्टिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। यानी कि संवैधानिक मानदंडों का, नैतिकता का मतलब होता है कि जो भी मानदंड फॉलो किए जा रहे हैं उसका पालन करना है, चाहे वो लेटर में हो यानी लिखित में हो, या भावना के स्तर पे हो। कई सारी चीजें, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का किस डायरेक्शन में जाएगा, ये अगर भावना की बात करें तो ये भावना सिर्फ हमें एक ही जगह देखने को मिलती है, वो कहाँ पे? प्रियम्बल में। कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है वो कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रियम्बल। ये भी याद रखना। तो इसमें केवल शाब्दिक व्याख्या से आगे बढ़कर संप्रभुता, सामाजिक न्याय, समानता जैसे मूल्य के प्रति जो कमिटमेंट है उसको भी शामिल करता है ये। इंटरप्रिटेशन टू इंक्लूड कमिटमेंट जो है, सोवेनिटी है, सोशल जस्टिस है, इक्वालिटी है, ये सब वैल्यूज है। तो इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी वाला जो है, बेसिकली हिस्टोरियन थे, ब्रिटिश हिस्टोरियन जॉर्ज
गोटे, ग्रोट, इन्होंने इस वर्ड का सबसे पहले कॉइन किया था, या और यूज कॉइन किया था, बनाया था इस वर्ड को। तो ग्रोट ने कहा कि भाई स्वतंत्रता और संयम के बीच में एक बैलेंस चाहिए। इट मीन्स फ्रीडम और रिस्ट्रेन करना होगा, आपको बैलेंस तो करना ही होगा। वेयर सिटीजन ओबे द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज while retaining the freedom of to criticize them। यानी जहां पे जोर दिया गया कि अगर नागरिक संवैधानिक अधिकारों का पालन करते हैं तो उनकी, लेकिन उनके आलोचना का अधिकार भी बनाए रखते हैं। यानी मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ भी बोल सकता हूं, या उसमें कोई कमी है वो भी बोल सकता हूं, ये मेरा फ्रीडम ऑफ राइट है। यानी राइट कौन सा है, एक्सप्रेशन वाला, आर्टिकल 19, वेरी गुड। ठीक है, बट इसको गलत तरीके से लिया जाता है कि मैंने किसी को गाली गलौज कह दिया और मैंने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। उसके लिए नहीं है ये, उसके लिए तो जेल होगी फिर, है ना, अगर सामने वाला चाह ले तो। बाबा साहब का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू था, पर्सपेक्टिव था। वो क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है इज अ वाइटल फॉर पीसफुल ऑपरेशन। शांतिपूर्ण संचालन के लिए जरूरी है, ठीक है, लेकिन इसे विकसित करना होगा, इसे डेवलप करना होगा, ये बना बनाया नहीं होने वाला। ये जैसे एक गार्डन आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे फूल और पेड़ पौधे होंगे, छोटे छोटे, है ना, फ्लोरा एंड फौना सब होगा उसमें, छोटे छोटे जानवर वगैरह, बड़ा गार्डन है ना। वो बेतरतीब होगा, उसको आपको नर्चर करना होगा, काटना होगा कहीं से, अपने अकॉर्डिंग उसको बनाना पड़ेगा। तो ये इनेट नहीं होगा, जैसे आपका, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इनेट आइडियाज है ना, तो स्वाभाविक नहीं होगा। प्रशासनिक व्यवस्था जो है आपका और संविधान के बीच एक रिलेशन है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन में और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक एक बीच में एक रिलेशन तो है। और वो क्या है, वो है कि यदि प्रशासन का रूप संविधान की भावना के विपरीत है तो संविधान कमजोर हो सकता है। यानी भाई सबको इक्वालिटी से देखना है, लेकिन आपका जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपने ही सिटीजन के बीच में अगर वो क्या कर रहा है, बाइसनेस है उसके, तो फिर वो संविधान की मूल भावना को क्या कर रहा है, कमजोर कर रहा है, वीक कर रहा है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन एक लिंक तो है। इट मीन्स द दैट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अंडरमाइंड इफ द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्ट इट्स स्पिरिट। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि संविधान में विशिष्ट प्रशासनिक स्वरूपों को शामिल करने की वकालत भी की थी। इट मीन्स स्पेसिफिक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो फॉर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, ताकि आप वीक ना कर सको, क्योंकि कल को सत्ता में कोई भी बैठ जाए फिर क्या होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको थोड़ा सा और छोटा करके लिख सकते हो। ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको तो कोट किया जा सकता है मेंस में। ठीक है, अंडरलाइन जितना किया उसको आप कोट कर सकते हो। ठीक है, तो संवैधानिक नैतिकता से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है इसमें, यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू द टू जो कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्या क्या है, तो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज भी है, एंड सेपरेशन ऑफ पावर भी है। यानी वही लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों के अपने अपने रोल है। ये जरूरी है। क्लियर है कुछ, एक एक लाइन का है, बैठ के पढ़ सकते हो। सभी लोग कमेंट करके बताओ यार समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं एकदम लाइन बाय लाइन नहीं जा रहा हूँ।
तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि आप लोगों को मयंक कितना समझ में आ रहा है। नहीं तो कल को फिर आप लोग आपस में कानाफूसी करोगे, मुझे कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है। अब आप लोगों का नेचर मुझे थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है कि आपको लोगों को जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है वो पड़ोसी को जरूर बोलोगे, आप मुझे नहीं बोलोगे। गुलाब शाह जी, क्लियर है? सभी को क्लियर है? जल्दी से। मयंक जी है क्लास में? मयंक जी का तो पहले ही आ गया था मैसेज। तो मयंक जी है कि नहीं क्लास में? हाँ, मैंने मयंक जी तो है। चलो ठीक, एक बार रीडिंग लेके आना है, मैं फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, एवरग्रीन टॉपिक है ये, एवरग्रीन टॉपिक है, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चलो बाकी तो क्वेश्चन आपका हो गया। नीति आयोग का एक पुनर्गठन हुआ है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग तो एकदम फेमस है, और अब क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे जाते हैं कि भाई कौन इसका, कौन हेड कर रहा है, कौन चेयर कर रहा है, ये सब नहीं पूछा जाता, वो सब टाइम जमाना गया। फॉर्म कब हुआ है? 2015 में। ठीक है, तो जून के बाद जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई, ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मेशन जरूरी था, क्योंकि सभी सदस्यों का जो टेन्योर है, सीईओ को छोड़ दिया जाए तो केंद्र सरकार के कार्यालय के साथ ही समाप्त हो जाता है। यानी कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आईएएस प्री के लिए, सीईओ को छोड़ दिया जाए नीति आयोग का, वो जो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका टेन्योर टेन्योर को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी केंद्र सरकार के कार्यालय के साथ ही, यानी 5 ईयर खत्म, काम खत्म, सीईओ बने रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। ये प्री के लिए, आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये रट लो, बात खत्म। फॉर्मेशन 15 में हुआ था, ठीक है, योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, अध्यक्ष कौन होगा, यानी चेयरपर्सन कौन होगा? पीएम। और जितने भी मेंबर होंगे गवर्निंग काउंसिल में, ये इसी के बारे में मैं कह रहा हूँ बार बार, गवर्निंग काउंसिल जो है, जीसी काउंसिल को कहते हैं, इसमें जितने भी स्टेट हैं, तो 28, दे आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, इन सबके क्या होंगे? अब यूनियन टेरिटरी है तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, है ना, और बाकी के मुख्यमंत्री, यानी जो सीएम जो होंगे वो इसके मेंबर होंगे। ठीक है, तो नीति आयोग का अपना क्या होगा? इनका एक वाइस चेयरपर्सन भी होगा, एक फुल टाइम मेंबर भी होते हैं इसमें। ठीक है, विशेष सदस्य जो है, मेंबर वगैरह भी, वो भी इनवाइट किए जाते हैं, इनवाइटिस भी होते हैं। ठीक है, एक्स ऑफिस ऑफिसो मेंबर, ये कौन है भाई? तो ये प्रधानमंत्री क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4। ये एक अभी तक नहीं पूछा गया, यहाँ पे 2 कर दे, यहाँ 5 कर दे, नंबर से थोड़ा छेड़छाड़ हो सकता है यूपीएससी में। तो ये याद रखना, 4 होते हैं जो अपॉइंटेड होंगे, यानी जिसको प्रधानमंत्री चाहेंगे वो बना देंगे। नॉमिनेटेड होंगे, ध्यान रखना, अपॉइंटेड, नॉमिनेटेड, नामित होंगे, इस पे फोकस कर लो, इलेक्शन करके नहीं जा रहे। इलेक्टेड में होने में और नॉमिनेटेड होने में डिफरेंस है। ठीक है मोहित, विशेष आमंत्रित सदस्य कौन कौन होंगे, यानी जो स्पेशल जो इनवाइटीज होंगे वो एक्सपर्ट होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे। ठीक है, प्रैक्टिशनर्स होंगे विद डोमेन नॉलेज, उनका अपना एरिया होगा, कोई इकोनॉमिस्ट होगा। ठीक है, अलग अलग जो उन्हीं से इनको अपने अपने मतलब फील्ड के क्या होंगे, दिग्गज होंगे। अब इसके बाद एक और आ जाओ, रीजनल काउंसिल। रीजनल काउंसिल क्या है? क्षेत्रीय परिषद, विशिष्ट मुद्दों के लिए, के समाधान के लिए, कई राज्यों या एक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं तो उसके लिए ये काउंसिल बनाया जाएगा, रीजनल काउंसिल। स्पेसिफिक इशू, यानी कोई एक ऐसा इशू है जो 3 स्टेट को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है,
तो एक यूनिट बना दिया, एक काउंसिल कर दिया कि तीनों मिलके बैठ के बात करेंगे यार। पूरा पूर्वांचल हो सकता है, पूरा नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, ठीक है। इस तरह से सीई कौन होगा, तो इसका फिक्स टेन्योर होगा। ये अपॉइंट कौन करेंगे, नियुक्त करेंगे, ये भी अपॉइंट होंगे पीएमओ के द्वारा, पीएम के द्वारा, ठीक है। और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, इनकी हायरार्की होगी, वो इंडियन गवर्नमेंट का क्या होगा, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होंगे। ये रैंक का दर्जा उनको मिलता है सीईओ को। तो अगर गवर्नमेंट गिर का टेन्योर खत्म हो गया, लेकिन सीईओ का नहीं होगा, बाकी सबका हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें और भी कुछ बच रहा है। हाँ, थोड़ा सा है, ट्विंस मैंडेट, एसडीजी। अभी जैसे कि कुछ और भी दिया गया है, ओवरसीज द अडॉप्शन एंड मॉनिटरिंग। ये देखने का काम, भारत में जो 17 गोल्स हैं उसमें क्या क्या अचीवमेंट हुए हैं अभी तक, कौन सा स्टेट जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है, कोई बहुत बुरा परफॉर्मेंस कर रहा है, वो देखने का काम किसका है, नीति आयोग का। तो ये बहुत सारे, तो आपको क्या करना है, बहुत सारे जो रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिश किया जाता है नीति आयोग द्वारा। तो पीसीएस क्या करता है, ये नीति आयोग को पूछता ही पूछता है, ये आप लोगों ने देख लिया है अभी तक, है ना। एक फेडरलिज्म की बात करें, संघवाद, तो दोनों को मिलकर नीति आयोग की खास बात यह है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है। अब ये फेडरलिज्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि देखो, पहले योजना आयोग था, योजना आयोग। अब इसका काम क्या था कि ये कोलकाता में, ये तमिलनाडु में, ठीक है, क्या या वेस्ट बंगाल में, चलो वेस्ट बंगाल में, है ना, उसके किसी गांव में क्या बनना नहीं बनना ये डिसाइड ये कर रहा है, सड़क बननी है कि नहीं तमिलनाडु में किसी डिस्ट्रिक्ट में, डिसाइड कौन कर रहा है, ये। पैसा कौन दे रहा है, ये योजना आयोग, मतलब वो पास करेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि भैया जरूरत नहीं भी है तो हमें, ये स्टेट कुछ बहुत ज्यादा चल नहीं पाता था। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या हुआ कि भैया इन्होंने कहा, नीति आयोग ने कहा इनको, तमिलनाडु को या कोई अदर स्टेट्स को डेवलपमेंट के लिए, कि भैया तुमको हम दे रहे हैं 10,000 करोड़, या 10,000 करोड़ दे रहे हैं, लाख में क्या होगा, है ना। अब आपको जो भी डेवलपमेंट करना है वो आप देख लो, आपकी क्या रिक्वायरमेंट, यानी अब क्या होगा, अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी इनकी बढ़ गई, स्टेट की रिलेशन अच्छे हो गए, और मिलजुल कर काम करना होगा। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपके घर में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दीवार सीपेज हो रहा है, नल ठीक है कि नहीं, कोई बल्ब फ्यूज है कि नहीं। अब मैं आपको, ये लो टोटल 10,000 दे रहा हूँ, 10,000 में अपना घर रिपेयर कर लो, जो करवाना करवा लो। लेकिन पहले क्या था, पहले मैं आपको कह रहा हूँ, मोहित कुमार को, राज को, कि नहीं, बल्ब बल्ब के लिए मैं पैसा इशू कर रहा हूँ, पर बल्ब तो खराब ही नहीं है, खराब तो टैप है। और जिस गवर्नमेंट में क्या होता है कि जिस मद में, मद का मतलब हुआ कि जिस एरिया में आपको पैसा खर्च करने को दिया जाएगा, अगर बल्ब चेंज करने के लिए पैसा इशू किया गया तो आप बल्ब ही चेंज कर सकते हो, फिर आप उसे टैप ठीक नहीं करवा सकते, प्रॉब्लम ये है। तो वो पैसा यूज ही नहीं हो पाएगा, फिर आपको उसको सेंटर को वापस भेजना पड़ जाएगा। ये बात कुछ समझ में आई। कोई भी प्लानिंग अगर है तो उसको साथ में रख लिया जाता है कि भाई हम आपके एरिया में, हमें जैसे कि अब देखो, जितने भी फ्लाईओवर बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, वहां की स्टेट अथॉरिटी को जमीन चाहिए, चलो जमीन दे दो यार, आप जल्दी से हम रोड बनवा देते हैं। तो आप काम थोड़ा स्मूथ होने लगा है, ठीक है, नीति आयोग के आने के बाद से। क्लियर है सभी को, जल्दी से।
चलो, कमेंट करना कितना मुश्किल हो जाता ना कभी कभी। ओहो हो। चलो, ये होमवर्क हो जाएगा अभिषेक गौतम। चलो, एक्चुअली क्या पैसा भेज भेज देता है, ये फिर करप्ट नहीं, अब करप्शन, करप्शन दूसरे तरीके से होता है बॉस। करप्शन दूसरे तरीके से होगा। आपको 10,000 भेज दिया गया, उसमें 10% आपने ले लिया। ठीक है वैभव जी, नो इशू। ठीक है, करप्शन का अभी जो स्कोप है वो तो हमेशा बना रहेगा, है ना। चलो, कम से कम नेक नियति तो है आपका, वो तो है ही कम से कम। चलो, आर्टिकल 341। अब ये क्या है भाई? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर कोई भी राज्य, तो राज्य सरकार, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है, एससी सूची में संशोधन नहीं कर सकती, अमेंडमेंट नहीं कर सकती। अगर एक बार, अगर ये 241 के 341 के तहत अगर वो पब्लिश हो जाती है तो, विच इज पब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? पीसीएस में कई बार पूछा है, रट लो पीसीएस के लिए ये वाला। तो यह निर्णय बिहार सरकार ने एक प्रस्ताव को खारिज करते हुए दिया गया है, और कहा गया कि ईबीसी को एससी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, उसको खत्म कर दिया। तो अब मजेदार चीज इसमें, यूपी का एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, वो करंट एग्जाम्पल है। कुछ जातियों को, कुछ कास्ट को, क्या नाम है उनका, अखिलेश भैया वाली सरकार, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी ने प्रॉमिस किया कि हम आपको एससी कम्युनिटी में, ओबीसी हैं लेकिन हम आपको एससी कम्युनिटी में शामिल करवा देंगे, शामिल कर देंगे, ठीक है। जबकि ये इनके हाथ में नहीं है, वो तो सेंटर के हाथ में है, यानी फेक प्रॉमिस था। अच्छा, जब बीजेपी आई, बीजेपी ने भी यही फेक प्रॉमिस को कर दिया। इट मींस, तो कहने का मतलब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल तरीके से ही काम करेगी। आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो भी लिस्ट तैयार होगी वो स्टेट, अपने स्टेट में तो वो रख सकते हैं, लेकिन एससी कम्युनिटी के लिए चूंकि सेंटर से परमिशन चाहिए होगा ना। अगर मान लीजिए कि कोई स्टेट ने अगर आपको कह दिया है कि भाई हम आपको रिजर्वेशन देते हैं, बट सेंट्रल ने तैयार नहीं है, तो आप अपने स्टेट में दे सकते हैं, लेकिन सेंटर में वो कंसिडर नहीं होगा, वो एज अ जनरल ट्रीट होंगे। क्लियर है? चलो, अब इसके थोड़ा सा लीगैलिटी में चले चलते हैं। अबाउट द अबाउट आर्टिकल 341। तो इसमें प्रेसिडेंशियल पावर क्या है? तो राष्ट्रपति के पास क्या है बेसिकली, इनके पास कुछ विशेष राज्यों के लिए, कुछ समूहों को विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए एससी के रूप में नामित करने का अधिकार होता है। तो एमएटीएम वाला है, ये ये गवर्नर को होता है, कुछ याद आ रहा है होगा आर्टिकल शेड्यूल 5 और 6 में, एमएटीएम। ठीक है। अच्छा, राज्यों के लिए या बेसिकली क्या होता है, दिस प्रोसेस अकर्स आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर। तो गवर्नर के से परामर्श के बाद ही होगा। ठीक है। और यह नामांकन पूरी तरह से जाति, नस्ल, जनजातियों या इन श्रेणियों के उपसमूहों को शामिल कर सकता है, यानी कि जो डेजिग्नेशन है मे बी इंक्लूड इंटायर कास्ट, पूरे कास्ट को कर सकता है, या कोई सब कास्ट को कर सकता है, या फिर ट्राइब है, कोई रेस है, कोई सब ग्रुप है, पूरा हो सकता है, यानी कुछ पार्शियल भी हो सकता है और इंटायर वो कास्ट को भी शामिल किया जा सकता है। ये ये पावर किसको है? प्रेसिडेंट को। अब इसमें पार्लियामेंट का क्या रोल रहेगा, संसद की भूमिका क्या होगी? तो संसद जो है कानून द्वारा ऐसी सूची को समूहों से जोड़ने या हटाने का अधिकार रखती है। तो अभी हटते तो हमने अभी तक नहीं देखा, लेकिन जोड़ना यानी टोटल क्या है, सेंटर के हाथ में। ठीक है। कौन कर रहा है?
संसद यानी पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, होमवर्क हो जाएगा इसका। चलो अब देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स जजमेंट ऑन मिनरल टैक्सेशन। प्री का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, ये आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। पंजाब जो पंजाब विश्वविद्यालय का एक राष्ट्रपति ने क्या किया बेसिकली, एक मिनट, यही है ना, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन मिनरल टैक्सेशन, ये कहाँ से आ गया, कहाँ छूट गया, कुछ टॉपिक छूट गया क्या, लगता है एक टॉपिक छूटा हुआ है। चलिए एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। एक टॉपिक छूटा हुआ है, नहीं यहाँ पे है। अरे अच्छा, ऊपर नीचे हो गया है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, पहले हम यहाँ इसको कर लेते हैं फिर ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। खनिज कराधान पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, जजमेंट आया है मिनरल टैक्सेशन पे। ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, आईएएस के प्री के लिए है। ठीक है, और कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, वो अगर पीसीएस के लोग हैं तो मैं आपको अभी बता दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, बेंच, इसको पकड़ दो जरा जरा सा, पकड़ के चलो। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, अलग से इसको प्री के लिए नोट करो क्या होता है। कितने लोग मिनिमम कितने हो सकते हैं, पांच, पंच परमेश्वर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो ऐसे बेसिकली मिनिमम फाइव का होता है। डबल बेंच होता है, सिंगल बेंच मतलब सिंगल जज, डबल बेंच मतलब डबल बेंच, यानी दो ये होंगे आपके जज होंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद रिकमेंड कर दिया जाता है पीठ को। तो इसको थोड़ा डिटेल में देख लेना, आपके टीचर ने आपको बताया होगा, शुभो एंड राज। ठीक है, संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया है, राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने का अधिकार है। यानी स्टेट लगाएगा, अगर झारखंड में है तो कोयले पे क्या टैक्स लगना है, वो टैक्स कौन लगाएगा, स्टेट लगा सकता है। और यह अधिकार संसद ने, संसद के खनिज और जो MMDRA जो है 1957 का, उससे सीमित नहीं किया जा सकता। यानी कि इस ये जो इन्होंने एक लॉ बनाया है, उससे वो सीमित नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा है कि भाई संविधान की अनुसूची 2 यानी कि जो स्टेट लिस्ट है, यानी स्टेट लिस्ट जो है, तीन लिस्ट होते हैं ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट की बात होगी, तो उसमें ये मेंशन है कि 50% जो है उसका एक ये है कि एंट्री 50 ऑफ लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें राज्यों को टैक्स लगाने का ये अधिकार दिया गया है ऑलरेडी, ये साफ साफ है। तो एक असहमति वाले निर्णय में राज्यों को खनिज कराधान का अधिकार देने की संभावित नकारात्मक परिणामों की चेतावनी दी गई। कुल मिला के बात यह है कि वार्न किया गया कि भाई आप ये स्टेट से ये अधिकार आप नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है, बड़ी बात है। ठीक है, तो अब MMDRA आप प्री के लिए और क्या देखोगे, चलो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। इसको आप डिटेल में देखोगे आईएएस के प्री के लिए। ठीक है, चलो। तो ऑब्जर्वेशन क्या था कोर्ट का, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, नहीं फिर से पूछेगा, फिर से पूछेगा वो, अभी डिस्प्यूट चल रहा है तो फिर से पूछेगा। ठीक है, तो कोर्ट की टिप्पणी थी, ऑब्जर्वेशन था कि भाई राज्यों के पास ये टैक्सेशन का पावर है। ठीक है, और ये बकायदा इनका टैक्स लगाने का संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इनका। तो संसद अपने जो, अरे बाप रे बाप, क्या है? विशेषाधिकार,
बी हट गया यहाँ पे, विशेषाधिकार का प्रयोग करके इस शक्ति को समाप्त नहीं कर सकती। क्लियर है? कौन सा ये राइट है? संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है ना ये, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन राइट। ठीक है। संसद उसको रेगुलेट करने की शक्ति क्या है? 54 में कहा गया है कि इसको रेगुलेट करने का अधिकार है, लेकिन यह शक्ति कराधान तक विस्तारित नहीं होती, यानी टैक्सेशन लगाने तक उसको एक्सटेंड नहीं कर सकती। दिस पावर डज नॉट एक्सटेंडेड टू टैक्सेशन। रेगुलेट करने का अधिकार है संसद को। क्या है? कौन सा राइट है? रेगुलेट करने का। रॉयल्टी जो होगी, तो खनिजों की रॉयल्टी को कर नहीं माना जाता, और ये MMDRA के अंडर में नहीं आती। रूलिंग में भी कहा है इन्होंने, अपना ही एक निर्णय था उनका, एक जजमेंट था, उसको पलट दिया उन्होंने, एक रूलिंग को कन्वर्ट कर दिया। देखो ये रूलिंग पहले था सुप्रीम कोर्ट की रॉयल्टी को लेकर, तो अब इन्होंने कहा कि मिनरल्स पर जो भी रॉयल्टी जो है उसको टैक्स नहीं माना जाता है, और ये नहीं आती है। ये लाइन रट लो, अब ये पूछेगा, क्योंकि चेंजेस हुआ है, बहुत ही माइनर चेंजेस है बट इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इसी तरह की चीजों पे फोकस करता है। ठीक है। चलो, अब इसका जो हमने डिटेल में आपको बताया अभी कि ये है क्या, ये प्री के लिए देखो यहाँ पे थोड़ा सा है। लाइसेंस वगैरह जो है, प्रोवाइड वेरियस काइंड ऑफ लाइसेंस जो है, इंक्लूडिंग री कंसेंसस जो है, परमिट है, और प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस है, माइनिंग का जो लीज है, कंपोजिट लाइसेंस है, यानी लाइसेंस या जो भी अथॉरिटी जो देना है बेसिकली, आपको खोज करना है, ज्वाइंट है गवर्नमेंट के साथ मिलके आप ये करो, ये सब लाइसेंस देने का के बारे में कहा गया है। विभिन्न प्रकार के लाइसेंस ये प्रदान करेगा, प्रोवाइड करेगा। 23 में एक अमेंडमेंट हुआ है, वो अमेंडमेंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स। जितने भी इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स है उसकी खोज की लाइसेंस की शुरुआत की इन्होंने, और केंद्र सरकार को खनन पट्टे की नीलामी करने का अधिकार दिया, जबकि ये पहले राज्य पट्टे जारी करना जारी रख सकते हैं, जबकि राज्य जो है पट्टे जारी करना, पट्टे जारी करने का मतलब, थोड़ा सा यहाँ रुक जाओ और आराम से समझो। जो लाइसेंस को एक्सप्लोर करना है, ये एक्सप्लोर करने का जो लाइसेंस है खोजने का, कि आप उस जगह पे जाके खोजोगे कि भैया तेल है कि कोयला है, पेट्रोल है, क्या है, वटेवर, आयरन है, कोई दूसरा और है, ये खोजने के लिए भी ऑप्शन मिलेगा, क्रिटिकल मिनरल्स के लिए दिया गया है। ठीक है। तो ये लाइसेंस कौन जारी करेगा? ध्यान से समझना राज, ये लाइसेंस खोज करने वाला जो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए कौन देगा? सेंटर देगी लाइसेंस। लेकिन अगर हम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑक्शन माइनिंग लीज देगी, वाइल स्टेट स्टिल ग्रांट द लीज। स्टेट क्या करेगी? उस राज्य जो, जबकि राज्य क्या करेगी? पट्टा देगी आपको, प्रदान करेगी। स्टेट जो स्टिल ग्रांट द लीज, वो लीज को ग्रांट करेगी। और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि भाई मैंने राज को कहा कि जाओ राज, यहाँ पे आपको जहां जहां खोजना है खोज लो यार, आपकी बुक्स कहाँ पे है। ठीक है। तो इसका एक लाइसेंस हुआ, वो ऑक्शन से होगा, वो हमने आपको दे दिया। ठीक है। लेकिन आप गए यूपी में, तो यूपी में जब आप ये दिखाओगे कि आपको खोज करने का राइट है, लेकिन आपको वहां पे खुदाई करने का मिल गया, रॉ मटेरियल मिनरल्स मिल गया आपको, लेकिन अब स्टेट क्या करेगा आपको? वो ग्रांट जो है लीज पे देगा, वो आप लीज पे सेंटर नहीं देगा, लीज पर कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट। ये डिफरेंस है मयंक जी, प्री के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आइस, कुछ क्लियर हुआ? क्लियर है सभी को?
चलो, अच्छा, वापस आते हैं। अच्छा, मैं ही ढूंढ नहीं पा रहा था, चलो। जी 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 जी, क्या है ये? ये उनका अपना, देखो, लॉ, एक रूल है। जैसे एक कानून बनता है, कानून के अंदर कोई एक लॉ बना, तो लॉ के अंदर क्लॉज सब क्लॉज होता है ना। जैसे आप पॉइंट बना रहे हो, जैसे बुलेट पॉइंट दे रहे हो, तो पॉइंट के, बुलेट पॉइंट के बाद सब पॉइंट भी तो होता है ना। तो ये सब क्लॉज है। तो ये याद 50 48 ये सब फालतू की चीज करने की जरूरत नहीं है। 90% बच्चे अपना पूरा एनर्जी इसी पे लगाते हैं। ये करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यूपीएससी पूरा पीवाईक्यू उठा के देख लो, 25 साल का, 30 साल का, 30 ईयर्स का आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे, कभी इस पे कंफ्यूजन नहीं किया कि 50 था और 48 लिख दिया। क्योंकि आप यूपीएससी को कभी भी रट्टू तोता नहीं चाहिए, उसे दिमाग वाला चाहिए ना। तो वहां पे फोकस ही नहीं करना हमें। ठीक है, चलो, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब ये क्या है? प्रेसिडेंट जो है ने क्या किया, एक बिल था, उसको रिटर्न कर दिया। बिल पास बाय पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, पंजाब राष्ट्रपति ने पंजाब विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को लौटा दिया। जी मिसबा जी, पीवाईक्यू में ये माइनर और मेजर मिनरल्स आइडेंटिफाई करना है। मिनरल्स इन स्टेट एंड पावर्स के ऊपर क्वेश्चन है, बिल्कुल। चलो, अब होता क्या है, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। एक छोटी सी चीज, कोई भी लॉ कब बनता है, लॉ बनने का प्रोसेस क्या? तो एक क्वेश्चन जो टॉपिक है बेसिकली, ये लाइमलाइट में था, और ये ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चंस भी आपको आ, मैंने बताया भी है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। लॉ मेकिंग प्रोसेस में क्या है भाई, एक तो सेंटर बनाएगा अपना लॉ, एक स्टेट बनाएगा अपना लॉ। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है कि भाई ये लोकसभा से फिर ये राज्यसभा जाएगा, या राज्यसभा से लोकसभा आएगा, फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि भाई इसको अपने पास, उसको या तो पास कर दे, या उसको अपने पास रख ले, या फिर उसको सीधे लौटा दे। जाओ फिर से एक बार देखो। ठीक है, सोच विचार करो। स्टेट के साथ भी ये है, बट स्टेट में क्या है बेसिकली, स्टेट सीधा डायरेक्ट भेजेगा प्रेसिडेंट के पास। तो जब तक लॉ, एक्ट कब बनेगा, मतलब ये जो विधेयक जो है, ये विधि, लॉ कब बनेगा, जब वो एक्ट बन जाएगा, है ना। एक्ट कब बनेगा, जब ये प्रेसिडेंट इसमें सिग्नेचर कर देंगे। तो तीन कंडीशन हो सकती है, या तो वो पास कर दे, या उसको होल्ड में रख ले, या फिर वापस भेज दे। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, पंजाब विधानसभा ने जो पास करके भेजा था एक विधेयक, विधेयक, बिल को भेजा। देखो, बिल एंड एक्ट में यही डिफरेंस है। बिल एंड एक्ट में ये डिफरेंस है कि बिल अभी लॉ नहीं है, एक्ट बन गया मीन्स इट मीन्स ये लॉ हो गया। ठीक है, सो इस बिल को ही वापस कर दिया। तो क्या प्रेसिडेंट के पास ये पावर है? बिल्कुल है। और वो बिल क्या था बेसिकली, कि राज्य, जो स्टेट का जो यूनिवर्सिटीज है, उनके जो बेसिकली जो वाइस चांसलर या चांसलर जो थे, चांसलर ऑफ द जो स्टेट यूनिवर्सिटी जो थे, वो कौन अपॉइंट करेंगे? वो राज्यपाल की जगह बेसिकली क्या करते हैं, ये राज्यपाल का काम है, गवर्नर का काम है कि ये अपॉइंट करेंगे चांसलर को। कोई भी उस स्टेट के जो यूनिवर्सिटी का जो चांसलर होगा, उसको अपॉइंट कौन करेगा? राज्यपाल। इन्होंने कहा कि भैया राज्यपाल अब गवर्नर नहीं करेंगे, अब ये सीएम करेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए इन्होंने ये बिल भेजा था अनुमोदन के लिए, आरक्षित किया, और फिर लेकिन राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति किए बिना वापस भेज दिया कि जाओ, रिटर्न कर दिया विदाउट अप्रूवल। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, क्या वो कर सकता नहीं कर सकता, इस पे बात हो जाएगी।
तो अब देखो, रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। राज्य का जो भी, स्टेट का कोई भी जो बिल होगा वो राष्ट्रपति के विचारार्थ रिजर्व रखने का जो जो प्रोविजन है, यानी राष्ट्रपति अपने जेब में रख ले। अभी सोच रहे हैं यार, विचार कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे, को टाइम लिमिट नहीं होता है इसका, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो ये आर्टिकल कौन सा है, बिल्कुल है, ऐसा कर सकते हैं प्रेसिडेंट। आर्टिकल 200, ये यूपीपीसीएस ने पूछ रखा है। राज्य राज्यपाल यानी गवर्नर विधानमंडल द्वारा जो भी पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ क्या कर सकता है, रिजर्व रखने का अधिकार रखता है। कौन रखेगा, यानी स्टेट में क्या होता है, गवर्नर के पास, स्टेट क्या करते हैं, ये गवर्नर के पास भेजेंगे साइन करने के लिए। जैसे सेंटर में क्या है, ये सीधा डायरेक्ट इनके पास जाएगा। यहाँ तो कोई सेंटर का कोई गवर्नर तो है नहीं, बट स्टेट का तो गवर्नर होगा, क्योंकि ये राज्य का क्या है, फर्स्ट सिटीजन होगा। तो इनके पास जाएगा, और ये अगर उनको लगता है ऐसा, तो वो कि भाई साइन तो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है चलो। तो राष्ट्रपति की इसमें भूमिका क्या होगी, रोल क्या होगा, रोल ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होगा। तो राष्ट्रपति उस विधेयक को, उस बिल को एक्सेप्ट कर सकता है, पास कर सकता है, या फिर उसको रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, रिटर्न कर सकता है। यदि, यानी इफ राष्ट्रपति राज्यपाल के विधेयक को एक बार रिकंसिडर के लिए भेज सकता है, तो विधानमंडल बेसिकली क्या करेगा, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इसे 6 महीने के अंदर भीतर पुनर्विचार करना चाहिए, यानी 6 मंथ के अंदर उसको फिर से रिकंसिडर करना होगा। और नहीं करोगे तो क्या होगा, तो राष्ट्रपति को अगर एक बार रिकंसिडर करने के बाद दोबारा भेजा गया सपोज, ठीक है, तो स्वीकृति देना अनिवार्य अभी भी नहीं है। ये कॉमन सेंस है भाई, कि आप प्रेसिडेंट को प्रेशराइज नहीं कर सकते साइन करो। ये बात समझ में आई, जितने लोगों को नहीं आई वो कमेंट करके बताएगा। जी मैंने क्या कह दिया गुलाब शाह जी। हाँ ठीक है, अभी फिर से बता रहा हूँ। देखो ये बेसिक क्या है, आपका जो प्रेसिडेंट वाला जो है पावर, जो है प्रेसिडेंशियल पावर, वो बुक्स में भी मिलेगा आपको और डिटेल में। पर मैं यहाँ पे करंट अफेयर में इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। बुक में हर चीज तो आप फोकस करके नहीं पढ़ सकते ना। ठीक है, नो इशू। अच्छा तो एक मिनट, मुझे थोड़ा सा गुलाब शाह जी का फिर से देखने दीजिए। गवर्नर के का प्लेस चीफ मिनिस्टर ही कुलपति बनाने की बात कही गई है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अगर मैंने ऐसा कहा होगा तो देखना पड़ेगा। जनरली चलो फिर से एक बार कोशिश करता हूं मैं। देखो, एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं। कहानी ये है कि जैसे लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ये मिलकर बन गए, एक लॉ को एक्ट बनाते हैं। ठीक है, एक्ट जो है लॉ बन जाता है, एक्ट है लॉ एक ही बात है। बिल जो है बेसिकली बिल एक्ट में कन्वर्ट होगा। लास्ट साइन किसका चाहिए, प्रेसिडेंट का। ठीक है, ये बात क्लियर है। राज स्टेट में क्या होता है, अगर वो ड्यूअल लेजिस्लेचर है, विधान परिषद भी है अगर तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंगल है वो भी ठीक है। ये अपना विधान परिषद जो है, विधानसभा जो है, ये गवर्नर के पास भेजेंगे, और गवर्नर जो है ये इन पर ये डिसाइड करेंगे कि इसको राष्ट्रपति के पास भेजना है नहीं भेजना है। ये रिजर्व रखने का राइट गवर्नर के पास। अब ये जो बेसिकली जो प्रोविजन आया था पंजाब गवर्नर्स, जो गवर्नमेंट ने भेजा, एक बिल को भेजा, जिसमें कहा गया कि अपॉइंटमेंट का जो जो यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में जो भी अपॉइंटमेंट, जो चांसलर जो अपॉइंट होते हैं वो गवर्नर करते हैं। तो वो गवर्नर ना करके अब चीफ मिनिस्टर करें।
यानी पावर गवर्नर से लेने की बात कही गई है। ये बिल उन्होंने, अब ऐसा तो कर नहीं सकते विदाउट लॉ। अरे भाई सुन तो लो। अरे अरे सुन लो सुन लो सुन लो। चांसलर, वाइस चांसलर, ठीक है, वाइस चांसलर अपॉइंट करते हैं। हाँ माई मिस्टेक, यहाँ वाइस चांसलर होगा, ठीक है। हाँ, तो अभी अपॉइंटमेंट का अधिकार जो राइट है ये इनसे लेना चाह रहे थे, क्योंकि वहां पंजाब में आम आदमी की पार्टी है। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूँ, मैं प्रोविजन पे रहूंगा अभी। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ना आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो हाँ, जवाब है यस, हो सकता है कि रिजर्व रखेंगे। और ये प्रेसिडेंट पर डिपेंड करेगा कि ये इसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दे। तीन कंडीशन हो सकती है। रिजेक्ट करने का मतलब कि उसको साइन नहीं किया गया है। एक होता है अपने पास रिजर्व रखना, वो भी नहीं किया इन्होंने। क्लियर है, तीन कंडीशन थी। चलो, अब राष्ट्रपति का यानी प्रेसिडेंट का रोल क्या है यहाँ पे? तो राष्ट्रपति कोई भी बिल को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर उसको अस्वीकृत कर सकता है, ठीक है, मना कर सकता है साइन करने के लिए। जो यदि, यानी इफ प्रेसिडेंट को लगे, राज्यपाल को विधेयक के लिए पुनर्विचार के लिए लौटाने का निर्देश देता है। यानी कि ये पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट ने एक बिल बनाया, बिल लिया, गवर्नर के पास भेजा, गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास भेजा, प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया गवर्नर को कि भैया इनको रिकंसिडर करने के लिए कहो। ना ना, वीटो नहीं है भाई। अरे कहाँ चलेगा ये वीटो में? ये तो छोटा मोटा चीज है, वीटो कहाँ? पॉकेट वीटो और वो सब जो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो रिकंसिडर करना है। अब ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, यानी जो विधान मंडल है, जो आपका लेजिस्लेचर जो है, ये विद इन 6 मंथ आपको इस पे क्या करना होगा? रिकंसिडर करना होगा। अब 6 मंथ के अंदर फिर रिकंसिडर करके फिर से वापस भेजा तो प्रेसिडेंट हैज नो बाउंड टू साइन इट। वो बाउंड नहीं है कि भैया अपना हम असेंट दे देंगे ना। लेकिन अब यही चीज देखो, यहाँ पे स्टेट के लिए नहीं है, बट लोकसभा में ये क्या है? ये बाउंड है। दोनों में डिफरेंस ये है। हाँ, एक चीज और है, वो जेबी वीटो वाला, पॉकेट वीटो, अपने पॉकेट में रख के छोड़ दिया, ये भी होता है, लेकिन ये एक ही बार हुआ है। और ऐसा हुआ है ज्ञानी जैल सिंह के समय में हुआ है बेसिकली। वो था आपका जो डाक तार वाला जो था, क्या नाम है उसका, पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम वाला जो था, जिसमें गवर्नमेंट ये बिल लेके आई थी कि हम अगर ठीक समझेंगे तो हम जो कॉमन सिटीजन है उसके लेटर को खोल के ओपन करके पढ़ सकते हैं। ये हम राइट हमारे पास होना चाहिए। तो बोला यार तो आग लग जाएगी यार। पोस्ट ऑफिस वाला बिल था ये, ठीक है। चलो, 1961 ये क्या है? गवर्नर जनरल, नहीं 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 नहीं, ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ है भैया। 61 कहाँ से आ गया? कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है 1961? फालतू की चीज। ये 84 की बात है, ज्ञानी जैल सिंह तभी थे ना। चलो, आपका कमेंट रीड कीजिए। पोस्ट ऑफिस, अच्छा हाँ, 1961 नहीं है वो, 1984 है मैडम जी। चलो, पढ़ने के बाद ही बोल रहा हूँ। चलो, तो अब ऊपर गया, और भी ऊपर चला गया। अब आप लोग इतना इतना कमेंट करोगे तो कैसे चलेगा जी। बट यहाँ कॉन्टेक्स्ट यही है कि गवर्नर की जगह सीएम को चांसलर अपॉइंट करने के लिए बिल पास किया है, ठीक है। हाँ, तो वाइस चांसलर कर लो यार, अगर अगस्त लग रहा है तो, ठीक है। चलो, अब गवर्नर के पास ऑप्शन है, ऑप्शंस, गवर्नर ऑप्शंस टू स्टेट बिल क्या है? कोई भी स्टेट की का जो बिल होता है उस पर एक गवर्नर के पास क्या ऑप्शन होते हैं? या तो स्वीकृति दे दो, यानी ग्रांट एसेंट कर दो, या फिर मना कर दो विदाउट एसेंट, वापस भेजो, या फिर एक बार रिकंसिडर के लिए वापस भेजो। तो ये तो सिंपल है। लेकिन रिकंसिडर में क्या है? विधानसभा यानी लेजिस्लेचर जो है, ये अमेंडमेंट के साथ या बिना अमेंडमेंट किए
फिर से एक बार पास करती है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी होती है। ठीक है, राज्यपाल को। अब यही ये है आपका आईएएस प्री के लिए। लेकिन इसमें एक और क्लॉज भी है कि विधेयक को अगर वो राष्ट्रपति के विचारार्थ अगर रिजर्व रख लिया, यानी रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, तो फिर तय कौन करेगा? ऑब्वियस है, जो जिसके लिए हमने इसको रिजर्व रखा है। तो इसके बाद राष्ट्रपति विधेयक के भविष्य का निर्णय करेंगे। साफ बात है। यहां पे क्या हो गया? सुपरसीड कर गया, यानी कि चलेगी किसकी? केंद्र की, यानी सेंटर की। और यही है आपका जो टिल्ट है हमारा, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो टिल्टेड किस तरफ है? यूनियन की तरफ। अब इससे थोड़ा एक चीज और बता देता हूं, शायद आप लोग भूल गए होंगे। क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है पंजाब, ठीक है, पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। तो पहले बीएसएफ को, जो वहां पे सिक्योरिटी देती है, करती है, इनको था कि भाई यहां से यहां तक, इस जो 10 किलोमीटर तक आप क्या कर सकते हैं? आप बॉर्डर को, आपका ये आपका एरिया है, इसको सेंट्रल ने अपना एक एक बिल लेके आई, सेंट्रल अपना एक एक्ट, अब तो एक्ट हो चुका है, इसको कर दिया 50 किलोमीटर। और ये कांग्रेस की गवर्नमेंट में, मतलब वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, बट हमारे एक कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उन्होंने बात की नजाकत को समझा और फिर कहा कि ये कांग्रेस नहीं चाहती थी, बट फिर भी 50 किलोमीटर तक अब बीएसएफ जो है इसका पूरा पेरिफेरल होगा। तो कोई भी स्टेट का ये नहीं चाहते कि भाई ये सेंटर की तरफ जाए, लेकिन ये चूंकि बॉर्डर स्टेट है, इसलिए ऐसा करना जरूरी था। और ये बहुत कह सकते हैं कि अच्छा डिसीजन रहा कैप्टन अमरिंदर सिंह का। ठीक है, चलो, बाद में फिर गंवानी भी पड़ी सकता है इनको, है ना। चलो, अब ये बात लोग नहीं समझ रहे हैं। चलो, जैसे कि आपकी यही सेम चीज बंगाल में भी हुआ था, वेस्ट बंगाल में, पर वहां पे राजनीति पॉलिटिक्स हो गई थी। ठीक है, राज मोशाय क्लियर है? बाबू मोशाय, बाबू और मोशाय। अरे मैं समझ गया, आपने, मैंने चांसलर लिख दिया है, वहां पे वाइस चांसलर होगा, यही बात है ना? नहीं, एक मिनट, चलिए, अब कैसे ऑन करते हैं यार? अब मैं सुन पाऊंगा कि नहीं पता नहीं मुझे। माइक तो ऑन ही है मैडम जी। माइक ऑन है, प्लीज बोलिए। हेलो। आवाज आ रही है सर? अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, एक मिनट रुकिए, मुझे पहले, मुझे भी तो सुनना होगा ना। हाँ बोलिए। सर मेरा वो इस यहाँ पे कंटेक्स्ट ये है कि चांसलर को, मतलब गवर्नर एज अ चांसलर होते हैं, बट गवर्नर को रिप्लेस करके सीएम को लाने की बात हो रही है। हाँ सीएम हाँ अपॉइंट नहीं करेंगे, सीएम को लाने की बात हो रही है एज अ चांसलर। आपने बोला कि सीएम अपॉइंट करेंगे, आपका कंटेक्स्ट ही डिफरेंट हो गया। पावर, नहीं 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 नहीं, मैंने एक लाइन और भी यूज किया था, ठीक है, समझ गया आपकी बात, ठीक है। हाँ, चलो, थैंक यू। चलो, अब थोड़ा सा ये भी समझ लो, मैंने, अब रिकॉर्डिंग में सुन लेना, मैंने एक लाइन कहा था कि अब सीएम के हाथ में पावर होना चाहिए, गवर्नर से ये पावर ले लिया गया है, ये लाइन भी कहा था मैंने। ठीक है, चलो, केरला ने भी किया है ऐसा। अच्छा, आपने नहीं सुना, बट ये सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग में है। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिकली मसल रसल वाली बात है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे एज इट इज, अब थोड़ा सा और समझ लो एक चीज। राज, आप कमेंट करके बताओ आपको समझ में आया कि नहीं। अब एक चीज देखो, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, है ना, इनके पास जो पावर है बिल और एक्ट को लेकर, सेम पावर यहां भी है स्टेट के पास। लेकिन
प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा जो है, ये लास्ट वाला पॉइंट, कि अगर गवर्नर राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए उसको रिजर्व कर लेता है तो फिर चलने वाली किसकी है, प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट का मतलब यहाँ पे सेंट्रल की चलेगी। क्लियर है, बस ये एक एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलो। अभिषेक गौतम जी, मयंक जी, विशु पांडे कहाँ गए? चलो, अरे कहाँ चला गया ये टॉपिक, कहाँ है ससुराल? हम्म, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा है, नन्हा सा, बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। आईएसपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा असम में विदेशी यानी फॉरेन जो ट्रिब्यूनल्स है के एक बड़े फैसले को पलट दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के एक निवासी को भारतीय नागरिक घोषित किया गया है, जिसमें राज्य ने एक विदेश एक निवासी को घोषित कर दिया था, उसको पलट दिया। यानी कैट ने जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के लिए वहां पे जो स्टैब्लिश किया गया था बेसिकली, कि भाई जो उसमें एक एक पर्सन को क्या कर दिया इन्होंने, इंडियन सिटीजन डिक्लेयर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पलट दिया ना, ये नहीं है पहली चीज। तो ये जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स है बेसिकली ये अर्ध न्यायिक होते हैं। अर्ध न्यायिक का मतलब हो गया यहाँ पे क्वासी जुडिशियल, यानी कि ये इनका जो नेचर, क्वासी जुडिशियल का मतलब कि ये जजमेंट देंगे और जो व्यक्तियों की नागरिकता की स्थिति का निर्धारण करते हैं। फॉरेन ट्रिब्यूनल से ही है, यानी ये जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, वो स्टैब्लिश करेंगे टू डिटरमाइन द सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हल्का सा जान लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। अगर आपको मैं कहूं कि ये संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडीज हैं, जवाब है नहीं। कोई इसमें आर्टिकल तो है नहीं हमारे पास, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, ये तो नहीं होगा। ये क्लियर है, पहली चीज बिटवीन द लाइन यही समझना है। ठीक है, दूसरा ये स्टैचुरी बॉडी, बिल्कुल ठीक है। अब ये अधिनियम वगैरह में मत जाना, यानी कि जो इसका जो सेक्शन है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3 इसका ऑर्डर है, ये सब में मत जाना। मेन मेन जो क्वेश्चन जो पॉइंट है, इसका नेचर क्या है, अर्ध न्यायिक बॉडी, यानी कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज है, यानी कि ये जजमेंट भी देगा, ये सुनवाई करेगा, इसके पास राइट है। ठीक है, पावर अथॉरिटी क्या क्या है, तो केवल ध्यान देना यहाँ पे ओनली फॉरनर्स के लिए है स्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, ओनली फॉरनर ट्रिब्यूनल्स जो है हैव अ लीगल अथॉरिटी टू डिक्लेयर अ पर्सन अ फॉरनर। केवल विदेशी न्यायाधिकरण को किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का कानूनी अधिकार है, और किसी को नहीं। बस यही डिसाइड कर सकती है कि वो बांग्लादेशी है या कोई और कंट्री से आया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो एनआरसी जो है से बाहर होना किसी व्यक्ति को ऑटोमेटिक विदेशी घोषित नहीं करता। कहने का मतलब क्या है, अगर एनआरसी में, अब आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ। एनआरसी ने कहा, एनआरसी हो गया और कह दिया कि भाई अभिषेक जो है ये फॉरनर है, ये बांग्लादेशी है, क्या ये डिक्लेयर कर सकता है एनआरसी मुझे? नहीं, ये केवल कौन करेगा, फॉरेन ट्रिब्यूनल ही करेगा, ओनली। ठीक है, अब इसी चीज को क्या है, पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यहां पे विदेशी न्यायाधिकरण के एक फैसले को पलट दिया, जाओ भाई, ओवरटर्न कर दिया। ठीक है, तो अभी भी ऐसा नहीं है कि अब इसके पास वो राइट खत्म हो गया, अभी भी राइट है, लेकिन ओवरटर्न करने का तो राइट किसके पास है, सबसे बड़ी जो जुडिशरी बॉडी है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट। वो तो कुछ भी कर सकती है ना। चलो, पावर क्या है इनके पास, ट्रिब्यूनल के पास ये निर्धारित करने के लिए, करने में
न्यायाधिकरणों के पास नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इसके पास किस प्रकार का, किस टाइप का अथॉरिटी है? तो सिविल न्यायालय का। सिविल न्यायालय का मतलब कि क्रिमिनल वाला केस नहीं सुनेगी ये, किसी को सजा नहीं दे सकती। ट्रिब्यूनल प्रोसेस, जो प्रोसेस द पावर ऑफ अ सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीड्यूर 1908। ये डिटरमाइन क्या करेगा? द स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल्स। भैया आपका जैसे अभिषेक है कि नहीं है, फॉरेनर है या इंडियन सिटीजन है, ये करने का जो राइट, मुझे जो अथॉरिटी दी गई है, ठीक है, पावर जो दिया गया है, तो वो कौन से कोर्ट के मतलब उसके इक्विवेलेंट है? तो ये कोर्ट जो है बेसिकली सिविल कोर्ट जो है उसका होगा, क्रिमिनल का नहीं। यानी ये कोई किसी को ये ये नहीं करेगा, पनिशमेंट नहीं देगा, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये भी प्री के लिए है, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि ये खत्म हो गया, इसके पास ये पावर हट गया, ऐसा नहीं है। क्लियर है? चलो, होमवर्क हो जाएगा। मोहित कुमार, यार आधा तो आप लोगों का नाम लेने में टाइम चला जाता है, कमेंट तो आता ही नहीं है। चलो, 100 बच्चे हो जाएं तो फिर देखो कितना मजा आने वाला है। फिर मैं पूछूंगा ही नहीं, फिर आप कहोगे अरे सर अब तो आप नाम भी नहीं लेते, है ना? चलो, केंद्रीय सूचना आयोग CIC, ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट। IS प्री, इसका ये कंटेक्स है, जो ये लाया कब गया था इंफॉर्मेशन वाला का अधिकार, जो है ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाला, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है। यानी कि इसके CIC के बारे में केंद्रीय सूचना आयोग जो है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है। जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन है, उसके लिए 324 है, ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका ऑब्जेक्ट या इसका एम क्या है? बेसिकली भारतीय नागरिकों के लिए अधिक जानकारी तक पहुंच जो है वो सुनिश्चित करना है, यानी एक्सेस करना है, इंश्योरिंग ग्रेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन फॉर इंडियन सिटीजन, यानी बहुत ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले हम लोगों को, कॉमन मैन को। तो पावर क्या है? पावर वही होगा इसके पास जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी है, CIC के पास पीठों का गठन करने, यानी कि अपनी जो कॉन्स्टिट्यूट बेंच बनाने का, फ्रेम और रेगुलेशन करने का इसके पास अधिकार है, रेगुलेट करने का सारा अथॉरिटी है इसके पास। तो क्या क्या है वो देख लो, ये इंपॉर्टेंट। एक CIC होंगे जो चीफ होंगे, और उनके अंडर में मतलब एक एक ये हो गए, 9 ये हो गए, टोटल कितने होंगे? 10 हो गए, टोटल 10 होंगे। तो अधिक से अधिक मैक्सिमम कितने हैं इनके जो मेंबर कंपोजिशन में क्या होगा इनका? टोटल 10 हो सकते हैं। तो अभी PCS के लिए रख लो कि भाई अभी CIC के जो आयुक्त हैं, यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, अभी इंडिया में कौन है? बिहार PCS एंड UP PCS, RO, ये सब के लिए कर लो, हो जाएगा। चलो, इनको कैसे अपॉइंट कर सकते हैं? अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस ये है बॉस कि राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा क्या करें, एक एक कमिटी होती है बेसिकली, उनकी सिफारिश, राष्ट्रपति द्वारा एक कमिटी बनाई गई कि उनकी सिफारिश के आधार पे प्रधानमंत्री करेगा, जिसकी अध्यक्षता, यानी कि एक कमिटी बनेगी 5 लोगों की, 4 लोगों की, जिसमें कि एक लोकसभा का विपक्ष का नेता होगा, ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होगा, 2 लोग, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेंगे? लीडर ऑफ अपोजिशन प्रधानमंत्री चेयर करेंगे उस कमेटी को, यानी कि कुल मिला के प्रधानमंत्री की चलने वाली है। क्यों? क्योंकि PM एक हो गए, ये चेयर करेंगे, इन्हीं के द्वारा अपॉइंटेड एक दूसरा एक और होगा, तो 2 लोग तो एक सेम पार्टी में हो गए, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, 3 3 लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। पर ये कमिटी को कौन ये कर रहा है? वो कमिटी
ने डिसाइड कर लिया कि मान लो यार अभिषेक गौतम को बनाना है CIC, तो अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट। बट चुन के कौन भेजेगा? ये 3 लोग। क्लियर है? हीरा लाल। चलिए, ठीक है, तो चलिए, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? चलो, शुभ हो। चलो, ठीक है, आ गया। अब CSC, कॉमन सर्विस सेंटर। ये सामान्य जन से अमूमन क्या होता है, ये सब चीजों पे हमारा फोकस नहीं होता। ठीक है, जब आप बुक्स में पढ़ते हो तो पढ़ते हुए निकल जाते हो, मोटी मोटी किताबें होती हैं। चलो, और UPSC एकदम बेसिक से सवाल पूछता है ना, बेसिक क्वेश्चन रहेगा उसका। सामान्य सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, ये क्या है? ये ग्रामीण नागरिकों को सरकारी, निजी, सामाजिक क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करने के लिए इम्पोर्ट ये करता है, महत्वपूर्ण है, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है ये डिजिटल विभाजन को पाटना है। यानी कि कुल मिला के ये ग्रामीण है, यानी इट्स अ क्रूशियल फॉर डिलीवरिंग गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड सोशल सेक्टर सर्विसेज टू रूरल सिटीजन। किसको? किसको करता है? अब देखो यहाँ पे कहाँ गया ग्रामीण। अब यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, UPSC ने रूरल एंड अर्बन कर दिया। बस, अब स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग होगा? शुभ मुखर्जी, अब कहोगे सर मैं विश्वास हूँ, ठीक है, रॉन्ग होगा। ठीक है, फोकस कहाँ करना है? चलो, जैसे मोहित जेटली है, बट मैं उनको कई बार उनके सरनेम को चेंज करता रहता हूँ हर एक घंटे पे, है ना। चलिए, तो ये बेसिकली जो CSC है एंड SPV, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सामान्य जो सेवा केंद्र है, बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये जो अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया के बीच में जो एक डिवीजन है, उस डिवीजन को के लिए एक ब्रिज बना देना। तो इंटरनेट एक्सेस भी होगा, कोई भी गवर्नमेंट का, या कोई अगर कोई रोड बनना है क्या है, उसके जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब मिलेगी। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है वो भी इनको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो सामान्य सेवा केंद्र जो है, योजना जो है, इसके क्रियान्वयन ये देख रेख कौन करता है? SPV द्वारा की जाती है, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, IT जो मिनिस्ट्री है, ये द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसको स्टैब्लिश भी किया गया है। ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यानी CSC जो है उसको कैसे उसको ये बनाया गया है, उसका प्रोविजन क्या है, तो प्रोविजन किस प्रोविजन से बनाया गया है? तो बेसिकली उसका जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है CSP, सॉरी SPV, ठीक है, ये क्या करता है? इम्प्लीमेंटेशन करेगा ये स्कीम को। तो सबके हाथ में, किसके हाथ में है ये? SPV के हाथ में। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, जो मिनिस्ट्री है, उसने इसको उसको स्टैब्लिश किया है। और ये स्टैब्लिश कैसे हुआ है? कौन से एक्ट से? कंपनी एक्ट 1956 का। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बस यही आप, मुझे पता है कि आप यहाँ फंसोगे, तो UPSC को भी पता होगा। ठीक है, विजन क्या है? तो वही जो सिटीजन को एक विश्वसनीय, ट्रस्टेबल होना चाहिए और सर्वव्यापी एक IT सक्षम नेटवर्क का निर्माण करना है। यानी कि जो भी रिलायबल और IT जो नेटवर्क है, वो जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी प्लेटफॉर्म वगैरह है, गवर्नमेंट का पोर्टल है, उसकी जो एक्सेस
जो इंफॉर्मेशन है वो रूरल एरिया को देना है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट टू, अब यहाँ देखो काम की चीज क्या है, गवर्नमेंट टू सिटीजन होगा, बिजनेस टू सिटीजन होगा, यानी B2C एंड G2C, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी होगा इसमें इसमें और वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग और इसमें इंश्योरेंस भी शामिल होगा। ये सब आपको मिल जाएगा। कई बार आप लोग को जो कॉमन सर्विस सेंटर जो है वहां पे आप जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये छोटे छोटे गांव वगैरह में आपको मिल जाएगा, कस्बा जो होगा कस्बा में मिल जाएगा आपको। अब दिल्ली में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अर्बन एरिया हो गया, लेकिन छोटे छोटे शहरों में भी ये है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। होमवर्क हो जाएगा। चलो, संपूर्णता अभियान। अभी संपूर्णता अभियान क्या है भाई, ये किसका है, नीति आयोग का। रट लो मिसबाजी, मिसबाजी क्या बोल रहे हैं, गुलाब शाह जी, आ गया UPPCS में। संपूर्णता अभियान किसका है, नीति आयोग का। ऑब्जेक्टिव क्या है, आकांक्षी जिले और जो ब्लॉक वगैरह है में 6 इसके इंडिकेटर्स होंगे, संतृप्ति प्राप्त करना है, यानी कि कुल मिला के अष्टप्राय। ये संपूर्णता नीति आयोग लॉन्च असंपूर्णता अभियान 3 मंथ कैंपेन, 3 महीने का है बेसिकली। ठीक है, 6 की इंडिकेटर्स हैं इन बोथ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, यानी जो उन्होंने डिसाइड किया है जिस ब्लॉक को या डिस्ट्रिक्ट दोनों इसमें आ जाएंगे आकांक्षी। कैंपेनिंग क्या करना है, अभियान की जो अवधि होगी वो 3 महीने की होने वाली है। ठीक है, चलो, उसके लिए डिजाइन किया गया आकांक्षी जिले में भी और ब्लॉक में, आकांक्षी ब्लॉक के लिए भी। कितने इंडिकेटर्स होंगे, 6। बात खत्म। चलो, अब इंडिकेटर्स क्या क्या है, आकांक्षी जिले और आकांक्षी ब्लॉक। अब इसमें आप लोग PCS के लिए देख लो, IS के लिए ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये PCS के लिए काम आएगा, आ जाए तो मुझे बता भी देना। ठीक है, अब नीति आयोग ने जो बेसिकली इसमें क्या किया है, स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड वाला जो है, बिजली है, विद्यालयों का प्रतिशत कितना है, टीकाकरण कितना हो गया है बच्चों का। ठीक है, यानी जो सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, परसेंटेज ऑफ स्कूल विथ फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एट द सेकेंडरी लेवल एंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन फुल्ली इम्यूनाइज्ड, यानी कि पूरा टीकाकरण हो चुका, इम्यून कर दिया गया उनको। ये सब आकांक्षी जिले हैं, यहाँ पे काम करना है। 6 इंडिकेटर्स है। तो मुद्दा ये है कि 6 इंडिकेटर्स क्या है, ये IS के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब ये है कि नहीं वो चेक कर लेंगे। आकांक्षी ब्लॉक के लिए क्या है, तो आकांक्षी ब्लॉक के लिए जो डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर है, उन सबका सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको कितना रिवॉल्विंग फंड मिला है, उनका परसेंटेज पूछा गया है। तो 2 क्राइटेरिया हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट वाला, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये कार्यक्रम जो है, ये जो आपका प्रोग्राम जो है, उसका बैकग्राउंड क्या है कि ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम 18 में स्टार्ट किया था। अभी तो ये फिलहाल 5 जो सब्जेक्ट्स हैं उनके उस पर फोकस कर रहा है, 5 थीम पे, सब्जेक्ट नहीं 5 थीम पर फोकस है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड जो एक्टिविटीज हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी बुनियादी ढांचा और सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट, ये स्टार्ट किया गया है। अब इंडिकेटर्स क्या है, ये IS के लिए अभी कहीं आपको मिल जाएगा, ये IS प्री के लिए देख लीजिएगा, PCS के लिए भी देख सकते हो, लेकिन PCS में इतना घुस के पूछेगा नहीं। ठीक है, आकांक्षी ब्लॉक में क्या है, 23 का में इसको स्टार्ट किया गया बेसिकली। ठीक है, 500 ब्लॉक्स में सरकारी जो योजना है, कोई भी जो भी प्रोग्राम्स वगैरह जो चल रहा है बेसिकली,
यहाँ पे 40 इंडिकेटर्स है। कितना आपने अचीव कर लिया है, सैचुरेशन पॉइंट क्या है। To launch in 2023, this program aims for saturation of essential government service in 500 blocks। आईएएस के लिए एक कर लेना, मैं फिर कह रहा हूँ, ये आईएएस के लिए कर लेना, टॉपिक आईएएस के लिए भी है। चलो 2025 के लिए कर लेना भाई, अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्लियर है? जल्दी से बता दो, टेल मी, लेट मी नो अगर कोई डाउट है तो। क्लियर है सभी को? चलो, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ।